Today we are going to discuss about Q. I'm talking about Q data structure और इस डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पाइथन लैंग्वेज का। मतलब पाइथन पे Q को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और Q का क्या कॉन्सेप्ट होता है, आइए इसे आज समझते हैं। एक एग्जाम्पल से या हमारी रियल लाइफ के एक एग्जाम्पल से इसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है जिसमें कतारें लगी हुई हैं हमारे कार की, चाहे बाइक भी आप कंसीडर कर सकते हैं। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो भी कार पहले आती है उसमें पहले पेट्रोल डलता है और उसके बाद वो पहले एग्जिट भी कर जाती है। मतलब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो रहा है दैट इज फर्स्ट इन, आप पहले आइए और पहले आप यहाँ से क्या हो जाइए, आउट हो जाइए। मतलब जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा, उसके बाद जो आएगा उसको सेकेंड चांस मिलेगा। तो ये एक आप समझ सकते हैं रियल लाइफ का क्यू है जहां पर फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है और उसी की बेसिस पे एंट्री और एग्जिट होती है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप बैंक जाते हैं वहां पर भी सेम यही कॉन्सेप्ट है। यदि लाइन में आप पहले आते हैं तो आपका नंबर पहले आता है और आपका जो भी प्रोसेस है वो पहले होगा, उसके बाद आप एग्जिट कर जाते हैं। सेकंड में है तो सेकंड वाले को फिर उसके बाद एक एंट्री और एग्जिट मिलती है। तो इस कॉन्सेप्ट को ही लेते हुए हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस क्यू का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। तो बेसिकली क्यू का जो पर्पस है, मैंने शुरू में आपसे कहा कि ये एक डेटा स्ट्रक्चर है और डेटा स्ट्रक्चर का मतलब यही हुआ कि हम किस तरह से डेटा को स्टोर करते हैं मेमोरी में और किस तरह से उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, उसके लिए इस क्यू के कॉन्सेप्ट को प्रयोग करते हुए वर्क करना। और ये जो क्यू होता है ये वर्क करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे। तो ये तो बात हुई एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट हुआ हमारे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग क्यू। अब हम इसे थोड़ा डिटेल पे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं संजय और आप सभी का स्वागत मेरे चैनल टेक टिप नाउ में। इसके प्रीवियस में मैं ऑलरेडी स्टैक को डिस्कस कर चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ मेरे डिस्क्रिप्शन को यदि आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी एज पर योर सिलेबस। बट अगेन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और साथ ही साथ यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए, किसी भी प्रकार के चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, वर्कशीट चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, इन सब के लिए आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे जाके विजिट कर सकते हैं। बहरहाल हम वापस आते हैं और अब हम बात करेंगे क्यू का एक्चुअली प्रोग्रामिंग में क्या कॉन्सेप्ट है। तो यदि आप क्यू को प्रोग्रामिंग में डिफाइन करते हैं तो वी ऑल कैन से दैट इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जब आप मल्टीपल आइटम्स को एक सीक्वेंस में कुछ इस तरह से स्टोर करते हैं तो ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन क्यू में एक जो कॉन्सेप्ट फॉलो होता है जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड फीफो। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अर्थात जो भी वैल्यू आपने पहले डाली, से फॉर एग्जांपल दोबारा से मैं ये एक स्ट्रक्चर तैयार करता हूं। अगर आप यहाँ पे डालते हैं फर्स्ट टाइम 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1, जब इसमें से वैल्यू को डिलीट करेंगे तो जो पहले एक वैल्यू आई है, तो पहले हमारी वैल्यू इंसर्ट हुई 4, तो जब आप इसे डिलीट करेंगे तो इसके बाद पहली वैल्यू डिलीट होगी, तो आंसर वुड बी लाइक 3 2 1। और यदि इसके बाद फिर से आप डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो सेकंड वैल्यू आपने इंसर्ट की थी वो डिलीट होगी और आंसर वुड बी लाइक 2 एंड 1। तो इस कॉन्सेप्ट पे हमारा क्यू एक्चुअली वर्क करता है। साथ ही साथ जब आप क्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है दैट इज इट हैव डिफरेंट एंड्स फॉर एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स। इसको समझने से पहले मैं एक बार फिर से स्टैक का एग्जांपल लेता हूं। आपने ध्यान दिया होगा जब आप स्टैक पढ़ रहे थे कि स्टैक में जो ओपन और क्लोज होता है वो एक ही एंड से होता है। से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे पहले डाली 1, दूसरी वैल्यू डाली 2, तीसरी वैल्यू डाली 3, तो ये एक एक करके ऊपर से ही आ रहे हैं और इसके बाद जब आप डिलीट करेंगे तो इसी एंड से डाटा डिलीट होगा। पहले 3 डिलीट होगा, फिर 2 डिलीट होगा, फिर 1 डिलीट होगा। तो स्टैक में क्या होता है, केवल एक ही एंड आपको मिलता है ऑपरेशन के लिए। लेकिन क्यू में इसके अपोजिट सिचुएशन होती है। क्यू में हमारे पास 2 एंड होते हैं जैसे मैंने आपसे कहा, एक जिसे रियर एंड कहते हैं और एक जिसे फ्रंट एंड कहा जाता है। रियर एंड से डाटा डाला जाता है और फ्रंट एंड से डेटा क्या होता है, रिमूव किया जाता है। से फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पाइप है या एक मेमोरी स्पेस है
जब आपने 4 को डाला, यहाँ पर ये फ्रंट एंड है, इसके बाद ये हमारे पास क्या हो गया, रियर एंड। जब आप 4 को इंसर्ट करेंगे तो 4 यहाँ से इंसर्ट होगा। नेक्स्ट वैल्यू जब आप 3 को डालेंगे तो ये 4 आगे मूव कर जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 7 डालेंगे तो फिर से 4 यहाँ आगे मूव करेगा, ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये 7 आ जाएगा। इस प्रकार से फिर अगला आपने डाला 8, तो 4 यहाँ पे मूव करेगा, 3 यहाँ पे मूव करेगा, देन 7 वुड बी लाइक दिस और 8 जो होगा वो लास्ट पे स्टैंड करेगा। और जब आप डिलीट करेंगे तो ये डेटा यहाँ से पहले डिलीट होगा, ये डिलीट होगा तो ये ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, फिर यहाँ से ये 3 डिलीट होगा, देन 7 डिलीट होगा एंड सो ऑन। तो क्यू में एक्चुअली 2 एंड पे ही वर्क किया जाता है। और आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि रियर एंड से हमेशा डेटा ऐड होता है और फ्रंट एंड से डेटा डिलीट किया जाता है। हालांकि जब आप प्रैक्टिकली पाइथन पे वर्क करते हैं तो आप हमेशा जानते हैं कि ऑटोमेटिकली जैसे आपने फर्स्ट वैल्यू डाली 4 तो इसकी इंडेक्स पोजीशन 1 है, 3 को डालेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाता है, 4 डालेंगे फिर से तो वो नेक्स्ट में शिफ्ट होगा, 7 डालेंगे तो फिर वो नेक्स्ट में शिफ्ट होगा। लेकिन यहाँ पर हम इसके 0 इंडेक्स को फिक्स करते हैं डिलीट करने के लिए। बट ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इसमें 2 एंड्स पे वर्क हो रहा है, एक तरफ से आप एंटर करते हैं और एक तरफ से आप एग्जिट करते हैं। इसी तरह से पाइथन में लिस्ट का प्रयोग करते हुए हम क्यू के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। और चूंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, इसलिए जब आप पाइथन की लिस्ट को क्यू बनाने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसे फीफो लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। So this is how we can define and understand queue in Python programming. I move to the next point, वो ये है कि queue को हम क्यों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसके रीजन है वो ये कि queue का प्रयोग एक्चुअली कंप्यूटर के क्षेत्र में कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने आसपास कंप्यूटर सिस्टम को लेके देख सकते हैं। कुछ ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, जैसे पहला है हैंडलिंग एंड सर्विंग कॉन्करेंट यूजर रिक्वेस्ट टू एक्सेस अ वेबसाइट बाय वेब सर्वर। हम सभी जानते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एक वेब सर्वर है, यहाँ पर इसकी हार्ड डिस्क में www.techtipnow.in को मैंने क्या कर दिया है, होस्ट करवा दिया है। अब इस techtipnow.in को एक साथ 50 से ज़्यादा लोग या 100 लोग या 1000 लोग विजिट करते हैं तो वेब सर्वर के पास इन सभी की रिक्वेस्ट आती है। अब जो वेब सर्वर होता है इन सभी रिक्वेस्ट को एक क्यू में डालता है और जो भी रिक्वेस्ट पहले आती है उसको वो पहले रिस्पॉन्स करता है, जो सेकंड आती है उसको सेकंड को रिस्पॉन्स देता है, देन थर्ड एंड सो ऑन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल होता है क्यू का हमारे प्रोग्रामिंग में। इसी प्रकार से स्पूलिंग इन प्रिंटर, स्पूलिंग इन प्रिंटर का मतलब ये है कि आपका ये कंप्यूटर है, सॉरी प्रिंटर है, और आपने क्या किया, इस प्रिंटर को कनेक्ट किया अपने कंप्यूटर सिस्टम से। अब आप यहाँ से 4 प्रिंट एक साथ देते हैं, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज। तो ये क्यू में यहाँ पर स्पूल कर दिए जाते हैं प्रिंटर में, और जो पहला पेज होता है वो पहले प्रिंट निकलता है, फिर दूसरे का प्रिंट निकलता है, तीसरे का। तो यहाँ पर भी क्यू का इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसी तरह से सीपीयू की स्केड्यूलिंग करना, मतलब आपका जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगा रहता है, इस प्रोसेसर को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कई प्रोसेस जब एक साथ होते हैं, मतलब जब आप मल्टी प्रोसेस की बात करते हैं, आप इसे समझिए मल्टी प्रोसेस के नाम से, तो उन मल्टीपल प्रोसेस को सीपीयू के टाइम को स्केड्यूल करके प्रोवाइड करना जिम्मेदारी होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो फिर से क्यू के आधार पर कार्य करता है। इसी तरह से यदि कोई सॉन्ग को आप प्लेलिस्ट में ऐड करते हैं, जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते होंगे अपने म्यूजिक प्ले करने के लिए, तो उसमें जो सबसे लास्ट में आप सॉन्ग ऐड करते हैं तो सबसे लास्ट में प्ले होता है। और इसी तरह से वेटिंग क्यू फॉर यूजिंग द सिंगल शेयर्ड रिसोर्सेज, तो आपके नेटवर्क में सपोज 5 इस तरह से या मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड हैं और इनके साथ एक यहाँ पर प्रिंटर कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली इन सभी की रिक्वेस्ट भी क्या होती है, एक क्यू में ही स्टैंड करके यहाँ तक पहुँचती है, और जिसकी रिक्वेस्ट पहले आती है उसको रिसोर्स पहले शेयर करवाया जाता है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे क्यू के। अब बात आती है कि जब आप क्यू को परफॉर्म करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो इनमें कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है एन क्यू। मैं ये बात कर रहा हूँ क्यू के केस में, जब आप डेटा इंसर्ट करते हैं किसी क्यू में तो उसे हम एन क्यू ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, और जब आप किसी डेटा को रिमूव करते हैं उसे हम जानते हैं डी क्यू के नाम से। और मैंने आपको पहले ही बोला कि क्यू में 2 एंड्स होते हैं, एक होता है फ्रंट, एक होता है एंड। तो जो एन क्यू होता है वो हमेशा आपके एंड या रियर एंड से होता है, और फ्रंट एंड से हमेशा क्या किया जाता है, आपको डीक्यू किया जाता है। तो इस ऑपरेशन को ध्यान रखिएगा। तो डीक्यू का मतलब है रिमूव करना,
और एन क्यू का मतलब होता है आपका डेटा को इंसर्ट करना। इसी प्रकार से क्यू में कुछ और भी टर्म्स होते हैं जो हमें जानना जरूरी है क्यू में ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले, जिसमें सबसे पहली बात होती है एज एम्प्टी, इज फुल, पीक, ओवरफ्लो या अंडरफ्लो। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सभी क्या हैं, एक प्रकार से स्टेट ऑफ क्यू भी कहलाए जा सकते हैं। स्टेट ऑफ क्यू का मतलब ये है, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि एज एम्प्टी का मतलब ये कि क्या मेरा इस क्यू में कोई एलिमेंट है या पूरी तरह से क्यू खाली है। तो जब क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो हम उसकी स्टेट बोलते हैं एम्प्टी स्टेट। और ऐसी सिचुएशन में यदि आप फर्दर किसी डेटा को डिलीट करने की कोशिश करें, मान लीजिए आपका ये क्यू है और इस क्यू में फिलहाल 2 आइटम हैं, आपने पहले आइटम को डिलीट किया, दूसरे को डिलीट किया, तो अब आपके क्यू में कोई भी आइटम नहीं है। तीसरा कोशिश अगर आप करते हैं फर्दर इसमें से कोई आइटम को डिलीट करने का, तो यहां पर एक एक्सेप्शन फ्लो होगा जिसे हम जानते हैं अंडर फ्लो के नाम से। मतलब अगर कोई क्यू है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है और आप उसमें से किसी डेटा को डिलीट करेंगे तो वो अंडर फ्लो का एक्सेप्शन रेस कर देता है। इसी प्रकार से इस फुल के केस में क्या है कि ऑलरेडी जब आपका क्यू है आपने इसकी साइज को फिक्स कर दी, और यहां पर अगर आप जैसे मान लीजिए यहां पे आपने डाला 4 3 2 1 6, अब ये क्यू जो है मेरा फुल हो चुका है और उसके बाद फर्दर आप इसमें कोई डेटा ऐड करने की कोशिश करेंगे 8 को, तो ये इसमें 8 को ऐड नहीं होने देगा और ये जो स्टेट होगी दैट इज फुल स्टेट। और ऐसी सिचुएशन पे आप नया डेटा फर्दर इंसर्ट नहीं कर सकते और ऐसी सिचुएशन में ओवरफ्लो का एक्सेप्शन रेस किया जा सकता है या रेज होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो इस फुल की स्टेट है, ये पाइथन प्रोग्रामिंग में इसके आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब हम लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं, आपकी जो लिस्ट होती है पाइथन पे वो फिक्स्ड नहीं होती है। मतलब जब तक कंप्यूटर की मेमोरी एग्जॉस्ट नहीं होगी तब तक आप आइटम्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इस फुल की स्टेट क्यू में नहीं आती है, हाँ इज एम्प्टी की स्टेट जरूर आ सकती है। इसी तरह से जब हम पीक एलिमेंट की बात करते हैं तो पीक का मतलब ये है कि जो सबसे फ्रंट में आपका एलिमेंट होता है, मतलब जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसे हम पीक के नाम से जानते हैं। जैसे आपने डाला 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 5, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे फ्रंट में कौन सा एलिमेंट मिलेगा आपको, जो सबसे पहले आपने डाला, तो इसे ही हम पीक के नाम से जानते हैं। और इस प्रक्रिया को कि फ्रंट में क्यू के कौन सा एलिमेंट है बिना उसे डिलीट किए हुए प्राप्त करना ही पीक कहलाता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के बारे में कि ओवरफ्लो का मतलब जब आपका क्यू जो है वो फुल है और फर्दर आप उसमें कोई डेटा ऐड करने की कोशिश करें तो ओवरफ्लो की सिचुएशन अराइज होती है। और यदि कोई क्यू खाली है या एम्प्टी है और फर्दर आप उसमें से डेटा को डिलीट करने की कोशिश करें या एलिमेंट को इरेज करने की कोशिश करें तो अंडरफ्लो की सिचुएशन आती है। तो ये तो पूरे इंपॉर्टेंट टर्म्स हुए हमारे क्यू के। अब मैं इसके पूरे स्टेजेस को या डिफरेंट जब आप ऑपरेशन करते हैं एन क्यू और डी क्यू के, उसका आपको एक ग्राफिकल फ्लो चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं उसके डिफरेंट स्टेजेस को। मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक ये लिस्ट है, ऑलराइट। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इनको एक्सप्लेन किया गया है। हम ऑलरेडी अभी हमने देखा कि क्यू में 2 स्टेट्स हैं, आई मीन 2 एंड्स हैं, एक होता है मेरा फ्रंट और एक होता है मेरा रियर या एंड। तो देखिए इनिशियल स्टेज में जब कोई भी डाटा नहीं होता है तो आप फ्रंट और रियर दोनों को 0 मान सकते हैं। अब सपोज दैट आपने यहाँ पर सबसे पहले एन क्यू ऑपरेशन किया और आपने यहाँ पे डाला 4, तो जैसे ही आप 4 डालेंगे तो मेरी फ्रंट जो होगी वो 0 ही रहेगी और रियर की जो पोजीशन है वो चेंज होके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसके बाद फिर से आप यहाँ पर एन क्यू का ऑपरेशन करते हैं। लेट सपोज दिस टाइम यू आर इनपुटिंग 7, तो 4 के बाद ये 7 यहाँ आ जाएगा। अब आप देखिए आपका जो फ्रंट का स्टेट है वो अभी भी 0 है, लेकिन आपका जो रियर का स्टेट है वो क्या हो गया, चेंज होके 2 हो गया। इसी तरह से फर्दर मैं एक और यहाँ पर एलिमेंट ऐड करता हूँ एन क्यू करके। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि जो सिचुएशन बनेगी, अगेन ये 4 है, ये 7 है, फिर आपने सपोज यहाँ पे डाल दिया 8, तो इस सिचुएशन में भी फ्रंट आपका 0 है, रियर आपका 3 हो गया। अब ये तो हुआ मेरा एन क्यू। एन क्यू करने के बाद जब आप इसे डी क्यू करते हैं, ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी क्यू। इसकी स्पेलिंग में भी कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अब ये डी क्यू जब आप करेंगे तो यहाँ से फर्दर जो फ्रंट एलिमेंट है वो इरेज होगा
तो इसकी जो सिचुएशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो यहाँ पर जो फ्रंट की पोजीशन है DQ होने के बाद चेंज होके 1 होगी, जबकि रियर की पोजीशन अभी 3 होगी। इसी तरह से जब आप DQ करते हैं तो फिर से आपका जो पोजीशन फ्रंट का 1 है वो हटेगा यहाँ से, मतलब ये 7 यहाँ से इरेज होगा, बचेगा मेरे पास 8। तो इसकी जो पोजीशन होगी फ्रंट की अब वो 2 होगी और रियर की पोजीशन अभी भी 3 एग्जिस्ट करेगी। तो आंसर फाइनली जब आप देखिए तो आपने 3 NQ करके 2 DQ किया तो आंसर जो आपको मिलेगा 8 मिलेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन लिस्ट के केस में लगभग फ्रंट और रियर का सिचुएशन पैदा नहीं होता। वहां पर सिर्फ ये ध्यान रखें कि जो एलिमेंट सबसे पहले आ रहा है वो फर्स्ट इंडेक्स में जाएगा, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट इंडेक्स में, एंड सो ऑन। तो ज्यादातर जो पोजीशन चेंज होती है वो हमारे रियर की ही चेंज होती है। आप इस एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से आउटपुट जनरेट होगा। मान लीजिए मैंने एक सीक्वेंस बनाया, यहाँ पे मैंने बोला NQ, मैंने NQ किया 4, फिर मैंने डाला NQ, उसके बाद डाला 6, तीसरे में मैंने फिर से NQ किया 7, फिर मैंने यहाँ पे चौथे में इसे DQ किया, सपोज आपने सिर्फ DQ किया, फिफ्थ में फिर से आपने DQ किया, सिक्स्थ में फिर आपने NQ किया और सेवंथ में फिर से आपने DQ किया। ऑलराइट, अब यहाँ पर NQ किया था आपने 8 को और DQ किया, तो फाइनली इसका आउटपुट कैसा दिखेगा। तो देखिए जब आपने 4 को NQ किया तो ये आया, 6 को NQ किया तो ये आया, 7 को NQ किया तो ये आया। जैसे ही आप DQ करेंगे तो पहला एलिमेंट डिलीट होगा, उसके बाद फिर से NQ करेंगे 8 तो वो 8 यहाँ आएगा, फिर से आप DQ करेंगे तो ये 6 डिलीट होगा, क्योंकि जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले निकलता भी है। तो अब लास्ट में जब आप डिस्प्ले करेंगे इस क्यू को तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 7 and 8। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट स्टेजेस एंड ऑपरेशन ऑफ दिस क्यू। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है पाइथन में क्यू को आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि क्यू बनाने के लिए आपको 2-3 चीजों को ध्यान रखना है। पहला तो ये कि क्यू बनाना है तो हमें लिस्ट चाहिए। अब लिस्ट में आप या तो डेटा को इंसर्ट करोगे या डेटा को क्या करोगे, आप डिलीट करोगे। तो जब आप डेटा इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अपेंड मेथड का, जो कि ऑटोमेटिकली लिस्ट के एंड पे डेटा को डिलीट ऐड कर देता है। लेकिन जब आप डिलीट करते हैं तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे पॉप मेथड का। तो जब आप पाइथन पे काम कर रहे हैं तो लिस्ट उसका इंसर्ट मेथड और डिलीट मेथड, ये उसका अपेंड मेथड और उसके पॉप मेथड को आप याद रखेंगे। बस इतने से ही आपका क्यू का पूरा मैनेजमेंट हो जाएगा हमारे पाइथन पे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया 2-3 चीजें हमें और करनी होंगी। वो ये कि मैं आपको एक बार यहाँ पर वापस अपने इस टर्मिनोलॉजीज पे लेके आ जाता हूँ। एम्प्टी स्टेट को चेक करना, फुल की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिस्ट का हम कोई फिक्स साइज नहीं करते। और पीक का और एम्प्टी और पीक को भी चेक करना रहेगा, और एम्प्टी की बेसिस पे ओवर अंडरफ्लो की सिचुएशन हमें चेक करनी रहेगी, ओवरफ्लो की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं वापस अब आ जाता हूँ अपने जहाँ पर मैं बात कर रहा था आपसे लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन की। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें अपेंड और पॉप करना है। अब जब आप पॉप की बात करते हैं, जब आप देखिए कोई भी लिस्ट क्रिएट करते हैं या यूं कहें कि क्यू क्रिएट करते हैं पाइथन पे, आपने पहला एलिमेंट डाला 4 3 2 1 5 7, तो इसकी इंडेक्स जो होती है आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5। तो अपेंड के केस में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली एंड पे ही डेटा ऐड होगा। लेकिन जब आप पॉप करेंगे तो हमको मालूम है कि क्यू के केस में चूंकि फीफो का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो रहा है तो जो एलिमेंट सबसे पहले आया उसको ही डिलीट करना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमको फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 0 इंडेक्स वाले को डिलीट करना होगा, और इसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा पॉप 0 का। तो देखिए एनक्यू ऑपरेशन करना है आपको, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी लिस्ट है डॉट अपेंड कर देंगे, सिंपल, इसमें जो भी वैल्यू आप डालते हैं वो डाल दीजिए। अगर आपको डीक्यू करना है उस सिचुएशन पे आप एल डॉट पॉप करेंगे और यहाँ पे 0 को डाल दीजिए। ये एक बेसिक तरीका हुआ। अब मैं इसको थोड़ा फॉर्मल तरीके से आपको मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए जब आप डेटा इंसर्ट करते हैं किसी क्यू में तो उसके लिए आप कैसा कोड लिखेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया डिफाइन, मैंने यहाँ पे बोला एनक्यू नाम से एक फंक्शन बनाइए, इसमें एक लिस्ट को पास करिए जिसमें वैल्यू मेरी ऐड होगी या इंसर्ट होगी, साथ ही साथ यहाँ पर एक वैल्यू एन ले लीजिए। अब यहाँ पर
या तो आप डायरेक्ट कोड लिख दीजिए अपेंड का, या आप पहले चेक कर लीजिए इसकी ओवरफ्लो की स्टेट। तो पाइथन में आपको ओवरफ्लो को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं l डॉट अपेंड एंड इसके ब्रैकेट में आप n को पास कर दीजिए, तो ये डेटा ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगा। अब अगर आपको डेटा डिलीट करना है तो उसके लिए आपको लिखना होगा dq स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पे dq कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिस्ट को पास किया और उसके बाद यहाँ पे कोलन लगा दिया, तो जिस लिस्ट का आइटम डिलीट करना है। अब लिस्ट में हमें ये जरूर चेक करना होगा कि क्या मेरा डेटा एम्प्टी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ इफ, एक मेथड लगाता हूँ इज एम्प्टी, इसलिए कि क्या मेरी ये लिस्ट खाली तो नहीं है। अगर ये खाली होगी इसका मतलब यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा अंडरफ्लो, लेकिन अगर ये खाली नहीं होगा तो एल्स लगा के हम लिख देंगे एल डॉट पॉप, अब ब्रैकेट में आप डाल दीजिए 0 को, तो ये मेरा डीक्यू स्टेटमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने यहाँ एम्प्टी नाम से एक फंक्शन तैयार किया चेक करने के लिए कि क्या मेरा लिस्ट खाली है। तो आप इसे भी अलग से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन इज लगाया, एम्प्टी लगाया, ब्रैकेट में आपने लिस्ट को पास किया और सिंपली आपने चेक किया कि क्या मेरे लिस्ट की टोटल लेंथ, मतलब ये L है, डबल इक्वल टू 0 है क्या, मतलब लेंथ अगर इसकी 0 हो गई तो हमने बोला कि भाई आप कुछ मत करिए, यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए ट्रू को। और अगर ये लेंथ इसकी 0 नहीं है, मतलब इसमें आइटम एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप सिंपली लिख दीजिए रिटर्न TURN रिटर्न फॉल्स। ऑलराइट, अब ये मेरा एम्प्टी हो गया। तो जब आप यहाँ पर इफ के साथ लगाएंगे तो अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो अंडरफ्लो, अदरवाइज फॉल्स होने से ये डेटा को डिलीट कर देगा। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है क्यू के, आप पूरा अपने दिमाग पे इसे डाल लीजिएगा। इसके अलावा यदि आपको पीक चेक करना है तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, आपने पीक लिया, पीक में एल को पास किया जिस लिस्ट का आपको डेटा चेक करना है, आप फिर से यहाँ पे इज एम्प्टी लगा सकते हैं चेक करने के लिए कि कहीं आपका लिस्ट या क्यू खाली तो नहीं है। अगर ये खाली होगा तो यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा प्रिंट अंडरफ्लो, और अदरवाइज आप यहाँ पे लिख सकते हैं एल्स। चूंकि आपको पहला एलिमेंट चाहिए तो आप चाहें तो रिटर्न कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ फर्स्ट एलिमेंट को, तो ये मेरा पीक एलिमेंट आ गया। और इसी तरह से आप डिस्प्ले करने के लिए तो सीधे एल को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हुआ मेरा क्यू का इम्प्लीमेंटेशन पाइथन प्रोग्रामिंग में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अभी से मैं पाइथन पे चल के फाइनली आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने एक यहाँ पर सिंपल प्रोग्राम रेडी किया है। आप सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे इस प्रोग्राम में, यदि आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है जो एज ए क्यू मैं यहाँ पर ट्रीट करूंगा, और मैंने एक लूप लगाया है। ये मेरा मेन प्रोग्राम है जहां पर मैंने बोला कि यदि आपको डाटा इंसर्ट करना है तो NQ ऑप्शन लीजिए, DQ मतलब डिलीट, पीक मतलब जो फर्स्ट वैल्यू आप चेक करना चाहते हैं, डिस्प्ले क्यू मतलब क्यू के सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना, और एग्जिट के लिए एग्जिट लगाया। ये मेरे 5 ऑप्शंस हैं, इनको मैंने लूप के अंदर डाला है। लूप के अंदर इसलिए डाला कि हम जब इस कोड को एग्जीक्यूट करें तो ये पांचों ऑप्शन बार बार तब तक आते रहें जब तक 5 नंबर ऑप्शन दैट इज एग्जिट आप नहीं करते। तो इससे क्या होगा कि जितनी बार आप NQ करेंगे उतने आइटम्स इसमें ऐड होंगे, और उसी तरह से DQ करने से आइटम्स डिलीट भी होंगे। और मैंने यहाँ पर चॉइस इंप्लीमेंट की है इफ के द्वारा, और हमने यहाँ पर ये NQ, DQ, पीक और डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। एग्जिट के लिए ब्रेक को हम कॉल कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं NQ में हमने लिस्ट और कौन से आइटम को ऐड करना है उसको पास किया। आइटम हमने पहले जब चॉइस 1 को ही डालेगा तो ऐड कर दिया जाएगा। तो जैसे ये NQ यहाँ पर ये कॉलिंग है, आप इसके फंक्शन को देखें, हमने सिंपली यहाँ पे डाटा प्रिंट कर दिया। यहाँ पे कोई भी कंडीशन हमने चेक नहीं कही ओवरफ्लो की, जैसा मैंने आपको बोला कि लिस्ट इज एंडलेस हियर इन पाइथन प्रोग्रामिंग। DQ में जरूर हमने ये चेक किया कि क्या मेरी क्यू या लिस्ट एम्प्टी है, अगर है तो अंडरफ्लो कर दो, अदरवाइज उसके पहले एलिमेंट को डिलीट करो। FIFO का कॉन्सेप्ट है, इसलिए जो पहला एलिमेंट होगा 0th पोजीशन पे उसे ही हमें डिलीट करना होगा जो सबसे पहले इनपुट किया गया है। इसी तरह से एज एम्प्टी के लिए मैंने ये कोड लिख दिया जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। फिलहाल मैं दोबारा इसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, और उसी तरह से पीक को भी हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब इन सभी को लिखने के बाद में मैं इस कोड को यहाँ से रन करता हूँ। अब इस पूरे कोड को लिखने के बाद मैं इसे यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखिए हमारे पास 5 ऑप्शन आ रहे हैं। मैं सबसे पहले लेता हूँ ऑप्शन नंबर 1 NQ, मैंने यहाँ पे आइटम डाला 23, प्रेस टू कंटिन्यू। तो मैं फिर से यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करूंगा। दिस टाइम आई एम सेलेक्टिंग 45,
मेरे 2 आइटम्स ऐड हो चुके हैं। इस दौरान मैं फिर से एंटर करूंगा और मैं चाहता हूं चेक करना मेरे क्यू के आइटम्स, तो मैं ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है 23 और 45। मैं फिर से हमारा चॉइस लूंगा 1, मैंने डाला 56, प्रेस टू कंटिन्यू, फिर से मैं ऑप्शन 4 लूंगा। तो देखिए मेरे क्यू में फिलहाल 3 आइटम्स हैं। पहला आइटम 23 था, मैं फिर से एंटर करता हूं चॉइस, दिस टाइम डी क्यू मतलब सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए कंटिन्यू करिए और फिर से फोर्थ ऑप्शन को आप सेलेक्ट करिए। आप देखिए मेरा जो पहला एलिमेंट था वो डिलीट हो चुका है। इसी तरह से फिर से मैं ऑप्शन 1 लूंगा, मैंने डाला 67, मैंने कंटिन्यू किया, फिर से ऑप्शन 1 डाला और फिर मैंने डाला यहाँ पे 11 एंड इसके बाद कंटिन्यू करके फिर से मैं ऑप्शन नंबर 4 ले देता हूँ। तो आप देखिए 45, 56, 67 और 11 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, सॉरी मैं लेना भूल गया, बट अगर आप ऑप्शन नंबर 2 लेते तो ये डेटा को यहाँ से डिलीट करता। मैं फिर से एक बार रन करके फटाक से आपको बता देता हूँ। सो नाउ यू कैन सी मेरे यहाँ पर क्यू में 4 एलिमेंट्स आ गए हैं जो दोबारा मैंने अभी एंटर किए हैं। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर पीक ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। आप देखिए मेरा जो सबसे पहला आइटम है 0th पोजीशन पे वो या फ्रंट एंड पे, दैट इज 12। तो ये मेरा पीक ऑपरेशन हुआ। इसी तरह से अब 2 या DQ ऑप्शन को आप कर सकते हैं। फिर से मैं सेकंड ऑप्शन ले लेता हूँ, फिर से एंटर करता हूँ, दोबारा फिर से सेकंड ऑप्शन लेता हूँ। मैंने 2 आइटम्स यहाँ पे डिलीट कर दिए हैं। अब मैं फोर्थ ऑप्शन लूंगा। तो आप देखिए ये फर्स्ट 2 वैल्यूज जो यहाँ पर थी उनको इसने यहाँ से डिलीट कर दिया है, 12 एंड 34 को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 44 और 7 रिमेनिंग कर रहा है। सो ओवरऑल ये इस तरीके से हम अपने पूरे क्यू के कॉन्सेप्ट को, क्यू के ऑपरेशंस को और क्यू में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसे हमने पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए डेवलप किया या डिजाइन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन भी डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा क्यू के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में। बहुत जल्दी क्यू के MCQ के साथ मैं फिर से वीडियो सेशन आपके साथ शेयर करूंगा, और हो सकता है जब तक आप इसे देख रहे हो तब तक वो वीडियो सेशन भी रिलीज हो गया हो और उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल गई हो। तो आप प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको सारी लिंक्स वहां पे मिल जाएंगे। फाइनली वीडियो एंड करने से पहले यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।